In this topic, we are studying a special case, bilateral monopoly. Bilateral monopoly. Here, you remember 2 or 3 basic conditions that we are dealing with factor market, in which firm is buyer of labor or buyer of inputs, and if firm is buyer, it means the firm is monopsonist. The input or labor is seller and if labor is seller or input is seller, then it is monopolist. तो जो सेलर है वो है मोनोपोलिस्ट एंड जो बायर है वो है मोनोप्सोनिस्ट. एंड वी आर डिस्कसिंग फैक्टर मार्केट और हम इसमें लेबर की एग्जांपल लेके चलेंगे कि लेबर को बाय करना बाय फर्म, लेबर को सेल करना बाय लेबरर. दिस इज द basic condition or basic terminology to understand this heading, bilateral monopoly. What will be the case? A monopsonistic buyer, it means firm, monopsonistic buyer of input, facing a monopolistic seller. Monopolistic seller is laborer who is selling the labor services. This is our main heading. मतलब एक ही है खरीदने वाला, एक ही है बेचने वाला. That is why it is known as bilateral monopoly. Both side monopoly. While this is a rare occurrence in the real world, ये सिचुएशन जो है ये बहुत ज़्यादा नहीं होती अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटेड, तो ये कैसे बनाया है, बाय द वन मिल टाउन ऑफ येस्टर ईयर्स. तो एक ये इमेजिनेशन है, पुरानी थिंकिंग है. सपोज आप एक ऐसा पुराने सालों से कोई ऐसा टाउन मान के चलो, कोई ऐसा एरिया, यहाँ पर सिर्फ एक ही मिल है, वन मिल. द फर्म इज ओनली वन. फेसिंग द यूनियन ऑफ ऑल द टाउन्स वर्कर्स. तो वहाँ पे जो वर्कर हैं, सेलर्स ऑफ द लेबर, उन्होंने यूनियन बना रखी है. तो वो भी एक सिंगल सेलर की तरह बिहेव करते हैं. तो जब भी इस मिल ने, इस फर्म ने बाय करनी है लेबर, तो फर्म विल गो टू द यूनियन. यूनियन इज ओनली वन. एक ग्रुप है, उस ग्रुप के पास फर्म जाएगी लेबर लेने के लिए. तो एक मिल
एक यूनियन, मिल बायर, फर्म नॉप्सोनिस्ट, यूनियन सेलर लेबर का, मोनोपलिस्ट। तो ये एग्जाम्पल एक हो सकती है। अनदर एग्जाम्पल, बाय सम मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स सच एज बोइंग। बोइंग दुनिया में एरोप्लेन बनाने की, एयरक्राफ्ट बनाने की एक कंपनी है। तो वो एक एयरक्राफ्ट बनाते हैं, विच इज़ द सोल सेलर ऑफ F-18। F-18 एक एयरक्राफ्ट है, वॉर एयरक्राफ्ट है, जो लड़ाई के लिए, वॉर के लिए काम आता है। एंड सो दिस बोइंग इज द सेलर एंड यूएस नेवी द सोल परचेजर। और जो यूएस नेवी है, यूनाइटेड स्टेट्स में जो नेवी है, वो इस को बाय करती है। तो बायर एक है यूएस नेवी, सेलर एक है बोइंग। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको डिफाइन कर सकते हैं बायलैटरल मोनोपोली। इन बायलैटरल मोनोपोली प्राइस एंड आउटपुट आर इनडिटर्मिनेट। मतलब इस केस में बायलैटरल मोनोपोली में कितनी इक्विलिब्रियम प्राइस होगी, कितना इक्विलिब्रियम आउटपुट होगा, वो डिटरमिन नहीं होता। दैट रिमेन इनडिटर्मिनेट। दैट इज they are not determined by the profit maximizing marginal calculations। तो जैसे हम अक्सर मार्केट में with the help of equality of marginal revenue and marginal cost इक्विलिब्रियम बना लेते हैं, इक्विलिब्रियम आउटपुट डिसाइड कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। बट इन दिस केस इट इज़ नॉट सो सिंपल। तो ऐसे बनता नहीं है। इट रिमेन्ड इनडिटर्मिनेट। ये इनडिटर्मिनेट ही रहता है। रादर दे आर डिटर्मिन्ड बाय द रिलेटिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ ऑफ द मोनोप्सोनिस्ट बायर एंड द मोनोपोलिस्ट सेलर। मतलब इसमें, इस मार्केट में जो इक्विलिब्रियम है वो मार्जिनल कंडीशंस के साथ नहीं बनता, बल्कि बायर एंड सेलर दोनों जो बार्गेनिंग पावर है, जैसे बायर का क्या मन होगा फर्म का कि वो लेबर को कम प्राइस दे, कम वेज दे, और सेलर का एम होगा कि वो हाई वेज ले। तो फर्म कितना वेज देना चाहती है, लेबर कितना वेज लेना चाहता है, दोनों के बीच में बार्गेनिंग होगी, और जिसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी उस हिसाब से वेज डिसाइड होगा। तो इसको हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। दिस इज़ द डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन। हम इसको दोबारा बना लेते हैं। This is suppose labor. On vertical axis we are taking wage rate, marginal expenditure on labor, and marginal revenue productivity on labor.
तो ये हम पॉइंट्स यहाँ पे लगाए हैं। कुछ लाइंस हम इससे पहले वीडियो नंबर 6 में 7 में हम ये बना चुके हैं एक डायग्राम, दैट इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन marginal expenditure curve is higher than the supply of labor curve। तो हम ये 2 लाइंस पहले बनाते हैं। Suppose this is supply curve of labor, अब आप इसको समझिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सप्लाई कर्व? सप्लाई कर्व मीन्स कितनी वेज रेट पर जो सेलर है वो कितनी लेबर सेल करने के लिए रेडी है। फॉर एग्जांपल, इस वेज रेट पर वो इतनी लेबर सेल करने के लिए रेडी है। अगर वेज हाई है तो वो इतनी लेबर सेल करने के लिए रेडी है। दिस इज द सप्लाई कर्व ऑफ लेबर फेस्ड बाय एसएल, फेस्ड बाय फर्म और मोनोक्सोनिस्ट। हमारी जो फर्म है वो इस चैप्टर में हमारी फर्म है बायर मोनोक्सोनिस्ट। तो मोनोक्सोनिस्ट और फर्म और बायर के सामने लेबर की ये सप्लाई कर्व है। मतलब अगर उसने इतनी लेबर लेनी है तो ये वेज रेट देनी पड़ेगी, अगर इतनी लेबर लेनी है तो ये वेज रेट देनी पड़ेगी, इतनी लेबर लेनी है तो ये वेज रेट देनी पड़ेगी, लाइक दिस। अब जो सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व बनाई है सेलर ने। जो भी सेलर है लेबर, मोनोपोलिस्ट है वो, उसने सप्लाई कर्व बनाई है। तो सप्लाई कर्व सेलर ने कैसे बनाई? अगर आप परफेक्ट कंपटीशन प्रोडक्ट मार्केट वाला चैप्टर याद करो, इन दैट चैप्टर वी स्टडी सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म in product market. What we say that supply curve is the positive portion of MC curve over and above the average variable cost। तो अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें और जो हम पहले डिस्कस किया हुआ है, सप्लाई कर्व क्या होती है? सप्लाई कर्व होती है एमसी का पॉजिटिव पोर्शन। जो भी फर्म की एमसी है, फर्म मीन सेलर, जो सेलर की एमसी है, सेलर की एमसी के बराबर सप्लाई कर्व होती है। इस चैप्टर में जो सेलर है लेबर और सेलर है मोनोपोलिस्ट। तो ये मोनोपोलिस्ट की एमसी है, यू कैन से दिस इज एमसी ऑफ द सेलर और मोनोपोलिस्ट। तो ये मोनोपोलिस्ट की एमसी है, दिस इज सप्लाई कर्व। तो इसके ऊपर होती है मार्जिनल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर कर्व
जो हम पहले भी बना चुके हैं, SL एंड मार्जिनल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर। तो अब हम मार्जिनल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर कर्व बना रहे हैं। दिस इज सपोज मार्जिनल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर। अब लेबर के ऊपर खर्चा किसका होएगा? जो लेबर को बाय करेगा। अब लेबर को कौन बाय करेगा? लेबर को बाय करेगी फर्म। फर्म इज द बायर एंड फर्म है मोनोप्सोनिस्ट। सो दिस marginal expenditure curve is of monopsonist। तो ये मोनोप्सोनिस्ट की मार्जिनल एक्सपेंडिचर कर्व है। मोनोप्सोनिस्ट जो बायर है, फर्म हमारी बायर है इस फैक्टर मार्केट में। तो जब वो लेबर को बाय करेंगे तो लेबर को बाय करने के लिए उनको इतनी SL के अकॉर्डिंग प्राइस देनी होगी, वेज रेट, और लेबर के ऊपर उनका जो मार्जिनल एक्सपेंडिचर आएगा फर्म का, वो आएगा ME। तो ये दो लाइंस हम पहले भी ऑलरेडी बना चुके हैं। अब हम बनाने लगे हैं जो हम MRP, ये भी हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं। MRP मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी। Now suppose this is marginal revenue productivity MRP of labor। अब देखो, फर्म ने लेबर को काम पे लगाया, तो जब फर्म लेबर को बाय करेगी, काम पे लगाएगी, तो प्रोडक्शन होगा। तो ये जो प्रोडक्शन है मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ये मिलेगा फर्म को, और फर्म है हमारी बायर मोनोप्सोनिस्ट। इट मीन्स दिस MRP इज ऑफ मोनोप्सोनिस्ट। ये मोनोप्सोनिस्ट की MRP है। दूसरा, अब फर्म लेबर को बाय करेंगे, फर्म लेबर की डिमांड करेंगे। जैसे हम पहले स्टडी कर चुके हैं, फर्म लेबर की डिमांड करती है उसकी MRP के हिसाब से। जितनी लेबर उन फर्म को प्रोडक्टिविटी देगा, MRP देगा, फर्म लेबर की उतनी ही डिमांड करेगी। इट मीन्स दिस इज आल्सो डिमांड कर्व फॉर लेबर, एंड लेबर की फर्म ने कितनी डिमांड की, दिस इज द रियल डिमांड कर्व फॉर लेबर फेस्ड बाय। तो अगर हम सेलर के एंगल से देखें, लेबर के एंगल से देखें, लेबर इज द सेलर, तो लेबर देखेगा कि फर्म ने हमारी कितनी डिमांड की। इट मीन्स लेबर इज द मोनोपोलिस्ट। दिस डिमांड कर्व फॉर लेबर इज फेस्ड बाय द मोनोपोलिस्ट, जो सेलर है। तो सेलर के सामने ये डिमांड कर्व है, एंड अगर हम डिमांड कर्व बोलते हैं देन इट इज आल्सो AR, एवरेज रेवेन्यू। तो अगर हम एवरेज रेवेन्यू इसको बोल रहे हैं तो इट मीन्स हम इस AR के हिसाब से MR भी बना सकते हैं। और जब हम MR बनाते हैं तो एक रूल है
इफ ए आर इज स्ट्रेट लाइन, तो एम आर की, जैसे ए आर फॉल कर रहा है, एम आर भी फॉल करेगा, बट एम आर इससे डबल अमाउंट में फॉल करेगा। तो उसको बनाने के लिए आप क्या करो, जैसे इसका जो पॉइंट है, कोई भी पॉइंट, सपोज इट इज़ 1 2 3, तो आप बिल्कुल इसके 1.5 पे पॉइंट लगाओ, यहाँ पे आप स्केल रखो, और ये आपका बन गया मार्जिनल रेवेन्यू। दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। तो जैसे ये ए आर इज फेस्ड बाय द मोनोपोलिस्ट है, दिस एम आर इज ऑफ मोनोपोलिस्ट। अगर आप प्रोडक्ट मार्केट की बात करो, प्रोडक्ट मार्केट में हम जो भी चैप्टर स्टडी करते हैं, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो जो हम उसमें ए आर एम आर बनाते हैं, उस सेलर की ही बनाते हैं, फर्म की। तो ये भी जो है वो सेलर की हैं, ए आर एंड एम आर, मोनोपोलिस्ट की। बट सेलर जो है हमारा इस चैप्टर में, सेलर इज नॉट फर्म, सेलर इज लेबर। सो फैक्टर जो है वो सेलर है। तो ये बन गई हमारी डायग्राम। अगर हम इसको अब इंटरप्रेट करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इक्वेशन, इज दिस डायग्राम। Now listen. The monopolist means seller, labor, will maximize profits by selling L1 units of labor at W1. तो अगर हम सेलर की बात करें, लेबर की बात करें, जैसे हम फर्म का इक्विलिब्रियम बनाते हैं, वो हम कैसे बनाते हैं, वेयर एम आर इक्वल्स टू एम सी, दिस इज इक्विलिब्रियम वेयर एम आर इक्वल्स टू एम सी। सपोज दिस इज पॉइंट E dash, and labor wants to sell this much labor. Suppose this is L1 and he wants wage rate, जैसे हम प्राइस डिसाइड करते हैं AR के ऊपर जाके, this price suppose this is point B and this is W1. Now what is the meaning of this? अगर हम सेलर के हिसाब से देखें, सेलर है लेबरर, तो सेलर के जो ऑप्टिमम इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, जिसको हम ऑप्टिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट इक्विलिब्रियम लेवल, जो भी कुछ बोलते हैं, मार्जिनल कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, एम आर इक्वल्स टू एम सी, तो उसका ये होगा यहाँ पर एम आर एम सी। तो ये बन गया उसका इक्विलिब्रियम एम आर एम सी। और इस इक्विलिब्रियम के हिसाब से उसकी जो इक्विलिब्रियम यूनिट्स ऑफ लेबर डिसाइड हुई, वो हुई L1 एंड ही डिमांड्स वेज रेट W1। जैसे हम प्राइस डिसाइड करते हैं AR के ऊपर जाके, तो उसके ऊपर जाके हम प्राइस डिसाइड कर रहे हैं, दैट इज W1। मतलब लेबर ये चाहता है कि, जो लेबर की यूनियन है वो ये चाहती है कि L1 लेबर को काम पे लगाया जाए और उसको W1 वेज मिले। इस पॉइंट को उस
टेक्स्ट के हिसाब से हम बी लिख लेते हैं। सपोज दिस इज बी डैश। अब ये तो हो गया लेबर के हिसाब से कि लेबर क्या चाहता है। यहाँ हम इसको और क्लियर कर लेते हैं। जहाँ मोनोप्लिस्ट है दैट इज फैक्टर और लेबर। जो मोनोप्सोनिस्ट है दिस इज फर्म। मोनोप्लिस्ट है दिस इज लेबर। मोनोप्सोनिस्ट है दिस इज फर्म। जो मोनोप्लिस्ट है दिस इज लेबर। जो मोनोप्सोनिस्ट है दिस इज फर्म। तो अब ये तो हो गया कि लेबर क्या चाहता है। नो व्हाट द फर्म वांट्स। फर्म क्या चाहती है। जो फर्म का इक्विलिब्रियम होगा जैसे हमने पहले भी बनाया था वो होगा वेयर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू मार्जिनल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे उसकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी, दिस इज मार्जिनल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर। तो यहाँ पर जो इक्वल होंगे दिस पॉइंट, सपोज दिस इज ई पॉइंट, दिस इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म। जो बायर है तो बायर का इक्विलिब्रियम बन गया यहाँ पर। तो बायर क्या चाहता है। बायर चाहता है दैट बायर और फर्म विल और वांट्स टू बाय L0 यूनिट्स ऑफ लेबर। और उनको वो वेज क्या देना चाहते हैं। वेज होती है सप्लाई कर्व के अकॉर्डिंग। तो उनको वेज वो देना चाहते हैं। सपोज इट इज ई डैश this much, it is W0. Now there is a clash. अब देखो the monopsonist equilibrium is at this point where MRP equals to ME. The monopsonist or firm will buy L0 units of labor and will pay W0 wage rate. बट जो सेलर है लेबरर है, जो लेबरर वांट्स टू सेल L1 at W1 while the firm wants to buy L0 at W0. इसलिए ये जो प्राइस है आउटपुट है, हेयर प्राइस मीन्स वेज रेट, आउटपुट मीन्स यूनिट्स ऑफ लेबर, वो इनडिटर्मिनेट है, मतलब डिटर्मिन नहीं होगा। द सॉल्यूशन इज इनडिटर्मिनेट एंड डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव बार्गेनिंग स्ट्रेंथ of the two parties, seller and buyer, labor and firm. तो solution बनेगा नहीं, लेबर कितनी लगाएं और W कितना हो, ये दोनों की बार्गेनिंग पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। बट जो भी सोल्यूशन होगा द सोल्यूशन विल बी बिटवीन दिस एरिया E डैश B डैश B एंड E। मतलब जो भी डिसीजन होगा, जो भी सोल्यूशन बनेगा वो इस एरिया के अंदर ही बनेगा, इन दिस एरिया। तो ये बनेगा कैसे, ये बनेगा उनकी बार्गेनिंग स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। जैसे सपोज जो सेलर है मोनोपोलिस्ट है उसकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो, सपोज सेलर है लेबरर,
तो जो वेज रेट डिसाइड होगा वो W1 के आसपास डिसाइड हो जाएगा और लेबर की यूनिट्स L1 के पास डिसाइड हो जाएंगी। और अगर बायर की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा हो, बायर मीन्स फर्म और मोनोक्सोनिस्ट, तो वेज रेट W0 के पास डिसाइड हो जाएगा और लेबर L0 के पास डिसाइड होगा। इसको अगर हम क्वांटिफाई करके देखें, सपोज इट इज 100, इट इज 500, तो अगर लेबर की पावर ज़्यादा हुई बार्गेनिंग करने की, तो जो वेज रेट है, अब पहले ये सुनो कि वे फर्म देना चाहती है 100 रुपये और लेबर चाहता है 500 रुपये, 500 रुपीज़। तो अगर लेबर की पावर ज़्यादा हुई तो ये 400, 450 इसके अराउंड डिसाइड हो जाएगा। और अगर फर्म की पावर ज़्यादा हुई तो ये 150, 170, 200 इसके आसपास डिसाइड होगा। और ऐसे ही अगर हम ये यूनिट्स लगाएं, सपोज दीज आर 6 यूनिट्स एंड दीज आर सपोज 12 यूनिट्स, तो अगर लेबर की पावर ज़्यादा हुई तो 10-11 लोगों को काम मिल जाएगा। और अगर फर्म की पावर ज़्यादा हुई तो 6-7 लोगों को, 8 लोगों को काम मिल जाएगा। बट कहाँ पे होगा इसके बीच में इक्विलिब्रियम? इसके बीच में इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा? इट इज़ टोटली इनडिटर्मिनेट, दैट डिपेंड्स अपॉन द बार्गेनिंग पावर of both parties. This was the case of bilateral monopoly. Now we are studying another heading, that is effect of labor unions on wages. लेबर यूनियन का वेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? अब जो लेबर यूनियन है, ऑब्वियसली द लेबर यूनियन विल डिमांड हाई वेज, तो लेबर यूनियन कभी भी कम वेज तो नहीं लेगी। उनकी हमेशा यही कोशिश होगी कि